हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन क्वेश्चन। जितने सारे अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, भारत के राजनीति शास्त्र संविधान का जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी का दोस्तों, वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है इस बुक में, जो कि घटना चक्र के द्वारा निकाला गया है। तो जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह वीडियो, जो कि आपका आगामी जो आने वाली परीक्षा है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और आपका बीएसएससी का हो या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार का किसी भी एग्ज़ाम हो या केंद्र का कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ भी साइंस पॉलिटी पूछा जाता है दोस्तों, उसमें ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले अनुसूची आर्टिकल सारा को ख़त्म कर चुके हैं। जो अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, हम एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र का, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं उस वीडियो को, पिछले वीडियो को। और दोस्तों, मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोस्तों दोनों चल रहा है। जो नहीं देखे वो भी जाकर देखे, क्योंकि आपका बहुत बेहतरीन नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर्स दोस्तों, जो कि आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। देखिए, आज के दोस्तों इस चैप्टर में हम करने वाले हैं उद्देशिका। दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो गया, फिर थोड़ा सा सिर्फ ये दिक्कत है, ये पढ़ लीजिए किसी तरह। देखिए दोस्तों, पहले हम नोट्स पढ़ाते हैं। नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं 2 से 4 मिनट का होता है, तो इसी बेस्ट पे दोस्तों आप लोग देखिए, नोट्स बनाने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। नोट्स पढ़िए और इसी बेस्ट पे जितना सारा क्वेश्चन है उद्देशिका से रिलेटेड, सारा क्वेश्चन हम इसमें करवा देंगे दोस्तों। देखिए, नोट्स में उद्देशिका क्या है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई दोस्तों। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 1942 ईस्वी में, 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 1942वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विविध निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है दोस्तों। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवाड़ी वाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था दोस्तों। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका।
B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है दोस्तों। देखिए अब इस बेस्ट पे दोस्तों जितना सारा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए प्रस्तावना जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश 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 को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। कब किया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में डैश की जगह दोस्तों 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में दोस्तों, भारतीय संविधान की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को? तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान में था दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। और 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 4 नंबर में है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था दोस्तों, और इसे ही बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3, 5, 2, 1। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है दोस्तों। 3, 5, 2, 1 होगा। देखिए 6 नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है, जो कि 40वां बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों 1995 में। देखिए प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। देखिए मूल संविधान में दोस्तों 2 पद नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, जनवादी, पीपल्स शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह शब्द
चीन के संविधान में उल्लेखित है दोस्तों। जनवादी शब्द जो है पीपल्स, यह चीन के संविधान में उल्लेखित है। 7 नंबर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में से घोषित किया गया है दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर में निम्न शब्दों पर विचार करें दोस्तों। देखिए इन शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए सार्वभौम तब समाजवादी, सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तब प्रजातांत्रिक होगा, सार्वभौमिक समाजवादी तब धर्मनिरपेक्ष तब लास्ट में प्रजातांत्रिक। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। और 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखिए संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों अखंडता, अखंडता सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व था, समानता था, संप्रभु था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। 14 में है निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? कौन शब्द जोड़े गए दोस्तों? देखिए समाजवाद और पंथनिरपेक्षता को जोड़ा गया था दोस्तों। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही है, इसमें 1, 2, 4 और 3 गलत होगा। देखिए क्या बोला पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना सही है दोस्तों। उसके बाद 2 में है इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिसेबल नहीं है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद 3 में इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है दोस्तों, इसका संशोधन किया जा सकता है। 4 में है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी सही है दोस्तों। देखिए पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव की अंतोगत्वा भारतीय संविधान का उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विविध स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिसेबल नहीं है। इसकी यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है दोस्तों, यही इसका विधिक रूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए
और फर्स्ट में यह लागू किया जा सकता है, संविधान प्रस्तावना विधिक रूप गलत है। सी में है विशेष परिस्थितियों में लागू किया, ये भी गलत है, मतलब बी सिर्फ सही है दोस्तों। 17 में है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। 18 में है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था दोस्तों? 42वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन शब्द सम्मिलित नहीं थे दोस्तों? देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये सम्मिलित नहीं थे दोस्तों। 21 में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कब? तो 42वें संशोधन द्वारा। 25 में दोस्तों भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। डी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, चारों सही है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा दोस्तों। देखिए, भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 में, नीचे दिए कथन में से एक कथन ये तो दूसरे के कारण कहा गया। देखिए, कथन में क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और कारण दोस्तों इसका, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। क्या सही होगा दोस्तों? देखिए, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 24 में दोस्तों, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 26 में, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से जाना जाता है दोस्तों। सार्वभौमिकता, देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है दोस्तों? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है दोस्तों, यही सही भाव व्यक्त करता है। देखिए, भारत के पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय नहीं है, संप्रभुता है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है। परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। 29 में है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है दोस्तों? तो लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्ता संपन्न है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है।
30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है दोस्तों? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, बाद में विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। 32 में है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो फर्स्ट सही है दोस्तों, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उसके बाद देखिए, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से जोड़े गए। 33 में है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों? तो उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। देखिए, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। प्रेमबल को ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो उत्तर डी होगा, देखिए, 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है दोस्तों? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। देखिए, बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो बेरूबारीवाद में। उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है तो बेरूबारीवाद में कहा था दोस्तों। देखिए, बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो अभी तुरंत दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, प्रश्नोत्तर वादों में से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय से उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। और यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी कहा गया। 38 में है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। 39 में दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मूल मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। 43 में है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 में, भारत के संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की उद्देशिका डी नंबर ऑप्शन सही है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन रिबेरोवादी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया कि इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है दोस्तों। 45 में है दोस्तों, संविधान में दिया गया आमुख सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, इसका भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य है दोस्तों, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह विध्यातव है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल वनली विशेषता स्रोत पर नहीं लगा है। इसीलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हों दोस्तों। देखिए, CD समान रूप से शामिल किए जा सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 46 में, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक कौन सही है दोस्तों? 46 में 46 का देखिए दोस्तों C सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यही तो सही होगा, बाद बाकी सब गलत है दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। दोस्तों आज ये हमारा उद्देशिका खत्म हुआ पॉलिटी का, और कल दोस्तों इस पे करेंगे शासन प्रणाली कल का टॉपिक रहेगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।